अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर इंग्लिश चैनल मिस्टर मोहम्मद अमीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि वो है बहुत सिंपल। लोग इसको बहुत ही नॉर्मल टॉपिक समझता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको सही तरीके से समझ जाएं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप राइटिंग में और स्पीकिंग में बहुत ही बेहतरी ला सकते हैं। और जितने भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट में ये टॉपिक लाजमी होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि स्पीकिंग में या लिसनिंग में या जब हम भी जो भी बात करते हैं तो उसके मुताबिक हम इस पे ज़रूर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। ठीक है, जो हमारा बेसिक टाइप टॉपिक है वो सेंटेंस है, वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस तो जो हमारा टॉपिक है, लेकिन सेंटेंस के साथ साथ जो हमने पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक में हम किस किस चीज को पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारा मेन प्रोसेस या मेन जो हमारा इश्यू है या जो हम बात करेंगे वो किस चीज पे हम करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस पे करेंगे कि सेंटेंस हमारे पास क्या है। दूसरे जो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस हुआ। नंबर 2 हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हुआ, एंड नंबर 3 जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, एंड नंबर 4 मिक्स्ड सेंटेंस। इनके बारे में बात करेंगे। और फिर नंबर 5 अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे कि कंडीशनल सेंटेंसेस है, इस पे हम बात करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंस में नंबर फर्स्ट जो आप बात करते हैं, फर्स्ट जो है हमारे पास जीरो कंडीशन, एंड नंबर 2 फर्स्ट कंडीशन, नंबर 3 सेकंड कंडीशन, एंड नंबर 4 थर्ड कंडीशन, एंड नंबर 5 जो है वो हमारे पास मिक्स कंडीशन कहलाता है। मिक्स्ड कंडीशन, जो कि आपको कहीं जगह पढ़ाने को नहीं मिलता। ठीक है, अब याद कीजिएगा जब सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो इसके साथ रिलेटेड चीज हम क्या पढ़ेंगे, क्लास को थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअली क्लास हमारे पास क्या है। क्लास के साथ साथ हम दूसरी चीज जो पढ़ेंगे वो हम फ्रेज को थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि ये बेसिक इसके साथ है। और फिर प्रेडिकेट को थोड़ा सा ही टच करेंगे ताकि हमें इस चीज को सेंटेंस को सही तरीके से समझ आ सके, जो हमारा ये टॉपिक है। अब अगर देखें ये तमाम के तमाम, अब कंडीशन में कंडीशन के साथ रिलेटेड जो चीजें है वो क्या है, वो मॉडल्स वर्ब है। वो मॉडल्स वर्ब को हम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स वर्ब को हम कैसे पढ़ेंगे। मॉडल्स वर्ब जो हमारे पास है ये सारे के सारे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले कैन, नंबर 2 कुड, नंबर 3 वेल, नंबर 4 वुड, नंबर 5 shall, and number 6 should, number 7 may, and number 8 might, number 9 must, and number 10 ought to। ये मॉडल वर्ब है। इस मॉडल वर्ब को हमने समझना है। ठीक है, अब इस मॉडल वर्ब को जब हम समझ जाएंगे तो इट मींस कि हम सेंटेंस का जो हमारे पास बैकग्राउंड है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में जो हमारे पास होगा जिसमें हम
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और एजेंट को जरूर समझेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज है। ये सारा हमारा एक मेन मकसद है आज के टॉपिक में। आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और यकीन से कह सकता हूं कि आपको एक बेहतरीन किस्म के नॉलेज मिलने वाला है कि एक्चुअली हमारे पास कंडीशन सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। और साथ साथ फिर हम जब बात करेंगे नंबर 6 पे, अगर सेंटेंस की हम बात करें, ये कंडीशन सेंटेंस हो गए, तो उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और नंबर 7 पे फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है, एंड नंबर 8 पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड नंबर 9 जो हमारे पास है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर आप बात कर लें तो इन दोनों में फिर नंबर फर्स्ट आपके पास ऐसे आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड नंबर 2 हमारे पास open ended, open ended, close ended and open ended interrogative sentences। तो इन पे हम बात करेंगे डिटेल के साथ, मेरे साथ रहिएगा। इससे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इंशाल्लाह वन बाय वन टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। बेहतरीन किस्म के नॉलेज आपको मिलने वाला है, बेहतरीन किस्म के नॉलेज इंशाल्लाह आप हासिल करोगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है और किस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब जरा देख लीजिएगा, सबसे पहले जो हम बात करते हैं सेंटेंस का, तो हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 1, ठीक है। टॉपिक नंबर 1 में आपने क्या करना है, सेंटेंस का जो टॉपिक है इसमें जो टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है, इसमें टॉपिक नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, इसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस, इंट्रोडक्शन, और आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अब जरा देख लीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस में सबसे पहली चीज जो आपने देखना है डेफिनेशन के मुताबिक कि एक जुमला जो होता है, एक सेंटेंस होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से। सबसे पहला चीज क्या है कि सेंटेंस में पहला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड अदर वर्ड्स। सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। कोई भी जुमला जो हमारे पास है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, अदर वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ये 3 चीजें इसमें जरूर होनी चाहिए। अब अगर आप देखें सब्जेक्ट, तो हमारे पास एक चीज है वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की बात कर ले तो आप यूं लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड, उसमें अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें तो आप लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए सबसे पहली चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसकी कॉम्बिनेशन है, वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की। वर्ब प्लस अदर वर्ड्स कंबाइन हो जाए तो ये हमारे लिए प्रेडिकेट मुहैया होता है। तो ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, यानी सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन कंडीशन नंबर 2 ये क्या होगा, ये मीनिंगफुल यानी आप कह सकते हैं कि कंप्लीट मीनिंग इसका होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, गॉट इट। यानी आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस
प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट की कॉम्बिनेशन, लेकिन कंप्लीट मीनिंग दे सके। इसके लिए शर्त क्या है कि ये कॉम्बिनेशन हो लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। और नंबर 3 जो है, मीनिंग के साथ साथ कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, या हम कह सकते हैं थॉट, कंप्लीट सेंस और थॉट। ये नहीं, आप यूं कह सकते हैं कि ये 3 कंडीशन, पूरी कंडीशन जिस स्टेटमेंट में मौजूद हो तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस अदर वर्ड्स which give us complete meaning and complete sense, a thought, that is called sentence। ये आप देख लीजिएगा, 3 चीजें हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन, नंबर 2 मीनिंगफुल साउंड एंड कंप्लीट मीनिंग, एंड नंबर 3 जो है हमारे पास कंप्लीट सेंस और थॉट होना चाहिए। इनकी कॉम्बिनेशन के लिए हाउ विल बी डिफाइन द सेंटेंसेस राइट नाउ? The definition of the sentence is like that: combination of words, because subject verb plus other words is also will be the form of words। तो यूं कह सकते हैं, you can define it like that: combination of words which give us complete meaning and complete sense, that is called sentence। अब जरा देख लीजिएगा, अब आपके सामने मैं कुछ जुमले लिखता हूं, मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं लफ्जों को, आप इसको गौर कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, मैंने लिखा ही गोज, मैंने ही गोज लिखा। नंबर 2 मैंने लिखा ही गोज टू अमेरिका, ठीक है। नंबर 3 मैंने लिखा गोइंग टू अमेरिका। नंबर 4 मैंने लिखा टू अमेरिका। नंबर 5 मैंने लिखा टू गो, एंड नंबर 6 मैंने लिखा गो। अब देख लीजिएगा, इन तमाम की तमाम जो मैंने यहां पे लफ्ज लिखे हैं, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई इसमें सेंटेंस कौन सा है। करेक्ट सेंटेंस को हमने फॉर्म करना है कि इसमें सेंटेंस कौन सा है। जरा देख लीजिएगा, सबसे पहले आप देखिए, लेकिन इन तमाम के तमाम जुमलों को देखने से पहले आपने क्या चीज देखना है, आपने सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स की मैं थोड़ा सा आपको मिसाल देता हूं, एक एग्जांपल ले देता हूं। देखिए जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट हमेशा के लिए वो लफ्ज होता है जिसके बारे में जुमले में, जिसके मुतालिक जुमले में बात की जाए, वो सब्जेक्ट कहलाता है। The word to talk about in a sentence, that will call subject। अब to talk about in a sentence क्या हो सकता है, जिसके बारे में बात करेंगे जुमले में, वो क्या होगा? नंबर 1 वो या तो नाउन होगा और या तो आपका प्रोनाउन होगा। ये याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जब बनेगा या नाउन से बनेगा और या ही प्रोनाउन से बनेगा, ठीक है। जुमले में कोई भी ऐसा लफ्ज जिसके बारे में बात की जाए, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब नंबर 2, अगर देखिए आपके पास वर्ब जो है किसी भी जुमले में पोजीशन, हैपनिंग और एक्शन दिखाने वाला लफ्ज, पोजीशन, हैपनिंग और एक्शन दिखाने वाला लफ्ज हम क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट यानी वर्ब कहलाएंगे। ऐसा लफ्ज, द वर्ड विच शोज पोजीशन, एक्शन एंड हैपनिंग इन अ सेंटेंस, दैट विल कॉल्ड वर्ब। इसको वर्ब कहेंगे।
अब नंबर थर्ड, अदर वर्ड्स की बात कर लें तो अदर वर्ड्स में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है जरा देख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा के लिए रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को अपनी तरफ रिसीव करता है। इट मींस कि ये भी आपका या तो नाउन होगा और या आपका प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। यानी ये भी आप कह सकते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों किससे बनते हैं? नाउन और प्रोनाउन से बनते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन यानी ऐसा सब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन होगा, इसको हम क्या कहेंगे? वो या तो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। आप जरा देख लीजिएगा, यानी आपका सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है ये किस चीज से बनेगा? ये आपका बनता है नाउन और प्रोनाउन से, याद रखिएगा। अब नाउन और प्रोनाउन आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक नाउन जो है वो आपका एजेंट फॉर्म में होता है। एजेंट से मुराद यानी आपका नाउन जो है, नाउन जो बनता है वो एजेंट टाइप्स होता है। एक नाउन के टाइप्स क्या है? एजेंट है। एजेंट से मुराद क्या होता है? एजेंट हमेशा के लिए डूअर ऑफ एन एक्शन को कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन। यानी एजेंट आपका नाउन होगा, यानी एक ऐसा नाउन जो काम करने वाले को जाहिर करे, ऐसा नाउन जो काम करने वाले को जाहिर करे। इसका मतलब ये हुआ कि काम करने वाला क्या कहलाता है? ये एक्टिव होगा। एक्टिव जब होगा तो लाजमी बात है, एक्टिव किसे कहते हैं? एक्टिव एक एजेंट को कहा जाता है, कोई काम करेगा। और जब एजेंट होता है, एक्टिव होता है, तो वो नाउन होगा। और ऐसा नाउन जो एक्टिव होता है, एजेंट होता है, तो इट मींस कि ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा जो एजेंट से बनेगा। यानी हमारे पास उसको आप यूं कह सकते हैं कि एजेंटिव सब्जेक्ट, एजेंटिव सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो एजेंटिव होगा। लाजमी बात है कि एक ऐसा नाउन जो एजेंट होगा काम करने, उसके लिए प्रोनाउन भी कौन सा इस्तेमाल होगा? उसके लिए प्रोनाउन भी कौन सा इस्तेमाल होगा? एजेंट प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। यानी एजेंट से मुराद ऐसा प्रोनाउन जो काम करने वाले को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब नंबर 2 जो है, आपके पास एक ऐसा नाउन होता है, यहां पे आ जाइएगा, आपके पास एक ऐसा नाउन होगा, ठीक है, एक ऐसा नाउन होगा जो कि एजेंट को नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट को दिखाता है। अब ऑब्जेक्ट को दिखाने में लाजमी बात है कि ये ऑब्जेक्ट को जो दिखाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या कैसे कहता है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, तो ये नॉन डूअर होगा, नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन होगा। अब जब नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन है तो इट मींस कि ये नाउन आपके पास ऐसा होगा जो डूअर नहीं होगा, जो एजेंट नहीं होगा। याद कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो एजेंट से बनता है, और एजेंट ही नाउन होता है, एजेंट ही नाउन होता है। और एजेंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास एक्टिव होता है और एक हमारे पास पैसिव होता है। एक्टिव एजेंट जो हमारे पास होता है, एजेंट एक्टिव को कहते हैं, और एजेंट कहलाता है डूअर ऑफ एन एक्शन को। और रिसीवर जो है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन कहते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो या हमारे पास एजेंट से बनेगा, सब्जेक्ट जो है या किससे बनेगा? एजेंट से सब्जेक्ट बनेगा। और अगर एजेंट से नहीं है तो फिर किससे बनेगा? ऑब्जेक्ट से बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो सकता है और एजेंट हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट एजेंट जो होगा ये डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा ये हमारे पास नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, नॉन डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, याद कीजिएगा। अब ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी है कि सब्जेक्ट। अब अगर यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या होगा? यहां पे फिर एडवर्ब होगा। एडवर्ब कैसे कहते हैं? एडवर्ब वो लफ्ज होता है which aid details in the meaning of all parts of speech except noun and pronoun. Adverb is a word which aid details in the meaning of all parts of speech except noun and pronoun. Noun और pronoun के अलावा जितनी भी हमारे पास
यानी आप कह सकते हैं कि डिटेल्स ऐड करता है, मीनिंग्स में इजाफा करता है, वजाहत करता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो होता है एडवर्ब। अब देख लीजिएगा ये चीज। अब अगर इसके बारे में ये तो तीन चीजें आपने देख ली कि भाई हमारे पास क्या होती है, ये चीज होती है। अब इसी जुमलों को हम देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि या तो आपके पास सब्जेक्ट होगा और या तो आपके पास क्या होगा, वर्ब होगा, और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स में या ऑब्जेक्ट होता है, और या तो आपके पास एडवर्ब होता है, और या तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है, और या आपके पास एजेंट होता है, ठीक है। ये तीन चीजें अब याद कीजिएगा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल्स ऐड करता है, मास सिवाय नाउन और प्रोनाउन की, यानी द ऑब्जेक्ट एडवर्ब इज अ वर्ड which add details in the meaning of all parts of speech except noun or pronoun, but object is the receiver of an action which can made from the noun, agent, got it, जो noun से और agent से बनता है, and complement is a word which is used specially for the subject in a sentences that will be called complement। अब जरा देख लीजिएगा, हम बात करें जुमले के बारे में कि एक जुमला क्या होता है, combination of subject plus verb plus other word which gives complete meaning and complete sense, that is called sentence। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये देखिए goes जाता है, ये बात की जा रही है कि जाता है, कौन जाता है, ही जाता है। अब ही आपके पास जिसके मुताबिक बात की जा रही है वो क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट है, देख लीजिएगा ये आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। अब ये बात सब्जेक्ट के बारे में की जाए, लेकिन ये गोज क्या है, एक एक्शन को जाहिर करता है। एक्शन को जाहिर करने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या बना, ये एक वर्ब बन चुका है, ये एक वर्ब को जाहिर कर रहा है, यानी ये एक वर्ब को जाहिर कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ अगर अदर वर्ड्स ना हो तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे लिए एक सेंटेंस नहीं है, याद कीजिएगा, इट इज नॉट अ सेंटेंस। यानी ही गोज ये जुमला नहीं है, ही गोज ये जुमला नहीं है, क्योंकि जुमले की कॉम्बिनेशन जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की होती है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन अदर वर्ड नहीं है, ना हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ना हमारे पास एडवर्ब है, ना हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब देख लीजिएगा, गोज टू अमेरिका, गोज टू अमेरिका। अब गोज टू अमेरिका की बात हो रही है तो यहां पे ये स्टेटमेंट हो रही है, ये सारा का सारा क्या है, एक स्टेटमेंट हो रही है। ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये हमारे पास ही के बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारा क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो ये ही हमारे लिए क्या है, एक सब्जेक्ट है। वेरी गुड, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक सब्जेक्ट हुआ। अब गोज जाने को जाहिर कर रहा है तो ये हमारे पास क्या है, एक्शन है, और एक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, ये गोज जाना है तो एक्शन है, तो ये हमारे पास एक वर्ब हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो हुआ, और उसके बाद यहां पे देखिए ये एक प्रेपोजिशन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्लस ये अमेरिका क्या है, ये एक एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। यानी ये आपके पास एक अदर वर्ड्स हो गए, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इट मींस कि ये हमारे पास पहला ही कंडीशन पाया गया है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस, बट द सेकंड कंडीशन इज व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस। इसने हमें मतलब भी दी है और सेंस भी दी और थॉट भी दी है कि एक शख्स है वो अमेरिका जाता है, यानी एक शख्स जाने का काम करता है अमेरिका की तरफ। तो इट मींस कि वी गॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड वी गॉट अ कंप्लीट मीनिंग with this statement, and this statement is consist with subject plus verb plus other word. So actually this is called sentence. तो ये हमारे लिए क्या बना, sentence बना। Why? Because it is the combination of subject verb plus other word, subject verb plus other word, that is called a sentence। अब देख लीजिएगा, going to action, going to action। अब जरा देख लीजिएगा, going to action, गोइंग इज एक्चुअली, यहां पे हमारे पास क्या है, एक
जेरेंट के तौर पे काम किया जा रहा है। ये क्या है? जेरेंट है। ये गोइंग क्या है? गोइंग टू अमेरिका। अब गोइंग जेरेंट है प्लस ये टू प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या अमेरिका क्या है? एडवर्ब है। अगर आप देखिए ये तमाम के तमाम इन गोइंग टू अमेरिका ये एक फ्रेज टाइप है, समझ आ रही है? अब यहां पे फ्रेज में आपको बताता हूं कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, जरा इस चीज को समझ लीजिएगा। लेकिन इसमें हमारे पास अदर वर्ड्स तो मौजूद है। इसमें कोई वर्ब नजर आ रही है आपको? अगर कोई वर्ब नजर आ रही है, ये आप इसको वर्ब नहीं कह सकते, गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। ये एक जेरेंट के तौर पे काम किया जा रहा है। ये एक वर्ब नहीं, ये एक नाउन है, लेकिन नाउन के साथ साथ कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस नहीं है, तो ये भी सेंटेंस नहीं है। अब टू अमेरिका, टू अमेरिका, टू आपके पास क्या है? एक प्रेपोजिशन है, फिर से अमेरिका फिर से एडवर्ब है, ठीक है। यानी प्रेपोजिशन प्लस अमेरिका, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये टू अमेरिका ये हमें कंप्लीट मीनिंग तो देता है लेकिन सेंस नहीं देता, और इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये भी सेंस नहीं है। अब यहां पे देखिएगा टू गो, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब, ये कॉम्बिनेशन एक फ्रेज है, एक फ्रेज है, लेकिन कौन सा फ्रेज है? अब जरा देख लीजिएगा। ये हमारे पास एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्रेपोजिशन और V1 जब मिले तो ये भी फ्रेज है, ये भी हमारे पास सेंटेंस नहीं है। और ये क्या है? ये एक इंफिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंफिनिटिव कहलाता है, व्हिच वर्क एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। गॉट इट? ठीक है, बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है। अब गो देख लीजिएगा, आप गो, गो आपके पास सिंगल है, लेकिन गो एक्चुअली जाने को कहते हैं। When a moment you try to forward yourself, you try to forward yourself, you are step on. The step on is actually gone. ठीक है, ये आपके पास क्या है? गो है, तो ये भी एक आपका वर्ब है, तो इसको भी आप सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए he goes, that is not a sentence. Going to America, that is not a sentence. To go, not a sentence. At go, not a sentence. क्योंकि इसमें नीचे वाले जुमले ना सब्जेक्ट है ना अदर वर्ड्स मौजूद है, इसमें ना सब्जेक्ट है ना आपके पास अदर वर्ड मौजूद है, इसमें आपके पास ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ठीक है। अब गोइंग में आपके पास जेरेंट है, लेकिन कोई भी इसका सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता। ये करेक्ट सेंटेंस क्या है आपके पास? अमेरिका। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा जुमला जिसमें स्टार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड कॉम्बिनेशन हो, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अदरवाइज आप किसी भी लफ्जों को जुमला नहीं कह सकते। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि ऐसे अल्फाजों का मजमूआ जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स मौजूद हो, अदर वर्ड्स से मुराद मैंने बता दिया है कि कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, जिसकी डालने से या जिसको ऐड करने से, जिसकी ऐड करने से हमें कंप्लीट सेंस देता है और मीनिंग देता है, तो इसी तरह हम इसको जुमला कह सकते हैं। याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब मजीद अगर हम बात करें इनके अलावा, ये तो हमें पता चल गया है कि भाई आपके पास एक सेंटेंस क्या होता है, आपने इस चीज को समझा है। अब याद रख लीजिएगा, पहला स्टेप हमारा क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस में हमने यूं जाना कि भाई एक सेंटेंस जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स होना चाहिए। अब जरा देख लीजिएगा, मैंने आपको यूं बताया कि भाई सेंटेंस में अगर आप देखें, सबसे पहले जो सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस में भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। और नंबर 2 कंप्लीट मीनिंग होता है। एंड नंबर 3 जो आपके पास है वो है कंप्लीट सेंस और थॉट। तो ये 3 कंडीशन किस में होनी चाहिए? एक जुमले में होनी चाहिए। अब देखिए नंबर 2 अगर बात करें, कहीं जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब इसका मिसाल अगर मैं दे दूं तो मैं आप यूं लिख सकता हूं कि शी वॉज waiting on her
help husband. She was waiting on her husband. अब जरा देख लीजिएगा, ये आपके पास क्या है, ये एक जुमले की एग्जांपल है। क्यों? अगर आप शी को देखें, मैंने बता दिया कि ये सारा के सारा एक स्टेटमेंट है। ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये सारे के सारे बात की जा रही है शी के बारे में। तो शी आपके पास क्या हुआ, ये एक आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है। वाज वेटिंग को देखें, ये वाज वेटिंग आपके पास एक वर्ब है, ठीक है। और ये आपके पास अदर यानी ऑन हर एल हस्बैंड जो है, ये वेटिंग ऑन हर एल हस्बैंड है, ये वेटिंग ऑन जो है ये इसके साथ कंप्लीटेड है यानी साथ है। अब यहां पे देखें इस एल हस्बैंड ये आपके पास क्या है, अदर वर्ड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ये देख लीजिएगा, ये आपके पास सबसे पहले सेंटेंस का ये प्रूफ हुआ कि ये सेंटेंस है। नंबर 2, अगर आप देखें क्लास को, क्लास कॉम्बिनेशन यानी ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। सेकंड चीज, ये कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, बट ये नंबर 3 नॉट कंप्लीट सेंस। इट कांट गिव अ कंप्लीट सेंस। इसी वजह से ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। अब डिफरेंस क्या है, सेंटेंस और क्लास में डिफरेंस क्या है? क्लास में अदर वर्ड्स का होना लाजमी है, कंपल्सरी है। अगर अदर वर्ड्स का होना लाजमी नहीं है, अदर वर्ड्स हमें क्या करता है, अदर वर्ड्स प्ले द रोल टू complete the details of the particular statement. You have to complete the details to give details of the particular statement. Otherwise, we can't get any complete sense with the help of subject plus verb combination. If we don't have other words can help us to get a complete sense or thought for the particular statement. Got it? अब जरा देख लीजिएगा, अब ये तो हुआ। अब अगर मैं यहां पे कहूं, मैं लिखूं कि शी, इसी जुमले को लिखता हूं कि शी वॉज वेटिंग ऑन, शी वॉज वेटिंग ऑन। अब जरा देख लीजिएगा, ये बात की जा रही है, क्या है आपके पास, किसके बारे में बात की जा रही है, शी के बारे में बात की जा रही है, तो ये एक सब्जेक्ट हुआ। अब वेटिंग ऑन जो है, ये वाज और वेटिंग ऑन आपके पास ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये वेटिंग ऑन फ्रेजल वर्ब है, ये आपके पास एक वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, कंप्लीट मीनिंग। अब देखिए, शी वाज वेटिंग ऑन, वो खिदमत कर रही थी, वो देखभाल कर रही थी। अब किसकी, कांट गिवन अ कंप्लीट सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमारे पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं, किसकी कर रही थी, ठीक है। यानी हम अनकंप्लीट है, ये मीनिंग जो है इसकी अनकंप्लीट है। तो यहां पे आपके पास क्या है, ये आपका एक क्या बताया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन क्या क्या कहलाता है, ये क्लास कहलाता है। तो देख लीजिएगा, इसी तरह आपका ये, अगर मैं यहां पे लिखूं कि भाई यू गो, आप जाएं, यू गो आप जाते हैं, तो यू गो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, इट इज क्लॉज, इट इज नॉट अ सेंटेंस। गेट टू द पॉइंट, ये क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। इस वजह से जो हम मजीद इस चीज को प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास क्लॉज जुमला हो सकता है, क्लॉज जुमला नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई क्लॉज हमारे पास जुमला है, ठीक है, समझ आ रही है, क्लॉज जुमला है लेकिन जुमला क्लॉज नहीं हो सकता। यार कॉमन सेंस, कोई धोखी नहीं बनता इस बात की कि भाई क्लॉज अगर जुमला हो सकता है, जुमला क्यों क्लॉज नहीं हो सकता। फिर इट मींस कि आप इसको क्लॉज जुमला कह सकते हैं, जब इसको जुमला कह सकते हैं तो ये तो जुमला नहीं है। एट क्लॉज जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये जुमले का हिस्सा है, इट इज नॉट अ सेंटेंस। ये कभी भी क्लॉज बन नहीं सकता। अगर क्लॉज बन जुमला होता तो इट मींस कि वी कैन से क्लॉज इज द सेकंड नेम ऑफ सेंटेंस। दिस फिर इसमें क्या होता, वी डोंट नीड टू डिफाइन इट सेपरेटली, इट कैन अ सिंगल, इट कैन सेम डेफिनेशन, उसका सेम डेफिनेशन हो सकता है। लेकिन फिर क्या है, जब डेफिनेशन डिफाइन हम इसको क्या करते हैं, सेपरेटली करते हैं, तो इट मींस वी शुड केयर अबाउट दिस दैट क्लॉज कांट बी अ सेंटेंसेस एट एनी केसेस। किसी भी केसेस में आप क्लॉज को सेंटेंस नहीं बना सकते। क्लॉज इज अ क्लॉज एंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस। क्लॉज इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज जुमले का एक ऐसा हो सकता है, ये याद कीजिएगा।
हम बड़ी इस चीज को वलावलम हमें समझ नहीं है, या किस तरीके से एक बुक्स के लिहाज से अगर हम चलते हैं। देखिए मैं मानता हूं कि भाई किताबों से बंदा पढ़ता है और किताबों के जरिए, लेकिन कुछ अकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं, समझ आ रही है, कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाए, सोच का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं ये कह सकता हूं एक बेहतरीन स्कॉलर आप बन सकते हैं, एक बेहतरीन लेक्चरर आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किताबों की बात करें कि भाई क्लास जो है ना जुमला बन सकते हैं, यार कहीं जगह पे मुझे क्लास जुमला बना के देखा है, तो इट मींस कि वी कैन डिफाइन द क्लास एंड सेंटेंस इन द सेम डेफिनेशन, वी कैन डिफाइन इट विद सेम रूल, हम इसको सेम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे ये बात नहीं है। अब मैं कहने का मकसद बता रहा हूं, ग्रुप ऑफ इसको देख। अब नंबर थर्ड चीज जो है, इन थर्ड चीज को मैं बताता हूं, जो तीसरी चीज है वो फ्रेज है। याद रखिएगा, फ्रेज आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन इसमें देखें विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। फ्रेज विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब, यानी वर्ब और सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी इसमें कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन से आप फ्रेज नहीं बना सकते। और ये भी आपको क्या करता है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, बट कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी नॉट कंप्लीट सेंस। आप यूं कह सकते हैं कि नॉट, इट डजंट गिव कंप्लीट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब जब कंप्लीट सेंस नहीं देता, कंप्लीट मीनिंग, अब इसमें सर क्लास और डेव्स में क्या फर्क है? सेम बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फ्रेज जो है सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती। सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, क्लास इज द कॉम्बिनेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट फ्रेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन के बगैर जो ग्रुप होता है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा कि भाई यहां पे देखें, मैं लिखूं कि भाई टू लंदन, टू लंदन। अब टू लंदन देखें, टू लंदन, ये आपके पास एक फ्रेज है, क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस ये लंदन जो है एडवर्ब की बात हो रही है, तो ये आपके पास क्या है? एक फ्रेज है, ये आपके पास एक फ्रेज है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये आपके पास एक फ्रेज का रोल अदा कर रहा है। तो इट मींस कि फ्रेज, सब फ्रेज एंड क्लॉज एंड सेंटेंस जो है, ये इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इन चीजों को देख लीजिएगा। अब मैं आपके साथ क्लास की बात करूंगा, क्लास की बात करूंगा, क्लास के साथ जब सिंपल सेंटेंस की मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की मैं बात करूंगा, तो अब क्लास को मैं नाम लूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि भाई यहां पे इसको क्लास क्यों कहते हैं, याद रखिएगा क्लास क्यों कहते हैं। तो इससे लीजिए स्क्रीनशॉट, तो मजीद पे मैं बात करता हूं। अब देख लीजिएगा, आपने क्या किया, आपने किस किस चीज को समझा, आपने दो टॉपिक को समझा है कि भाई नंबर वन आपने ये समझा कि भाई डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, जुमले की आपने डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, एंड नंबर टू आपने क्या किया, आपने डिफरेंस between sentence, clause and phrase, ये याद कीजिएगा। अब नंबर थर्ड जो हमारा टॉपिक जब मैं बात करूं वो मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करता हूं। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं सिंपल सेंटेंस की बात करता हूं। किसकी? सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या है?
सिंपल सेंटेंस, लाजमी बात है कि सिंपल से मुराद सादा जुमला, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल तौर पे हम इसको समझ सके। तो लाजमी बात है कि यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड विच इन फॉर्म ऑफ सिंपल वर्ड, which in form of simple word that is called simple sentence. सिंपल सेंटेंस जो हमारे पास क्या होता है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। अब सिंपल सेंटेंस इज, आप लिख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो है नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज या आप लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज and or independent clause and other words। ठीक है, अब इसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज आप प्रिंसिपल क्लॉज को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसको आप तीसरा नाम भी दे सकते हैं फ्री क्लॉज। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, फ्री क्लॉज, या इसको आप ओपन क्लॉज भी कह सकते हैं, ओपन क्लॉज। यानी सिंपल क्लॉज या आप बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या फ्री क्लॉज या ओपन क्लॉज, ये सारा के सारा, और इसके साथ कॉम्बिनेशन किसका, अदर वर्ड्स का। अदर वर्ड्स मैंने बताया था कि या तो आपका होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, या तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका एडवर्ब, एडवर्ब नहीं है तो फिर आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एडवर्ब नहीं तो फिर आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। कुछ न कुछ भी आपका हो सकता है, यानी आप यहां पे दे सकते हैं कि अदर वर्ड्स। ठीक है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन। अब क्लास क्या है, आपको पता है कि भाई यहां पे क्लास, इस सिंपल सेंटेंस को मैं सिंपल क्लास नहीं कह सकता, सिंपल क्लास नहीं कह सकता। अगर सिंपल क्लास भी इसको कहता हूं, वो इस बुनियाद पर कहता हूं कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल क्लास मौजूद होगा। इसमें क्या होगा, सिंपल क्लास मौजूद होगा। इसको सिंपल क्लास भी कहते हैं, या प्रिंसिपल क्लास मौजूद होता है, प्रिंसिपल क्लास मौजूद होता है। क्यों, अब जरा देखिए, प्रिंसिपल क्लास से मुराद होता है कि वो जो बिल्कुल मेन क्लास, इसको मेन क्लास भी कहते हैं, याद रखिएगा, मेन क्लास भी इसको कहते हैं, याद कीजिएगा। अब मेन क्लास के साथ साथ में हम क्या करते हैं, अदर वर्ड्स को लिखते हैं। ठीक है, अब देख ले, इसके एग्जांपल कुछ यूं है, मैंने लिखा कि भाई he recites the holy book with very sweet sound या sweet voice। Got it? अब देख लीजिएगा, अब आपके पास ये जो चीज है, एक आपका सब्जेक्ट, एक आपका वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन क्या है, एक क्लास है। अब ये कौन सा क्लास है, ये आपके पास प्रिंसिपल क्लास भी है, मेन क्लास भी है, ये सारा का सारा इसी वजह से इसको में पाया जाता है एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। और ये तमाम के तमाम जितना भी मैंने लिखा है, ये आपके क्या है, ये आपका अदर वर्ड्स है, ये आपका अदर वर्ड्स कहलाते हैं। अब अदर वर्ड्स में क्या क्या है, अदर वर्ड्स में देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ये मजीद आपकी अगर बात की जाए विद स्वीट साउंड, फिर से ये एक नाउन फ्रेज की बात की जा रही है, यानी आपके पास एक नाउन फ्रेज है, समझ आ रही है। तो सारे के सारे ये आपके पास एक प्रेपोजिशन फ्रेज भी कहलाता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है ये।
ये अदर वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल जुमला है, एक सिंपल जुमला इसी वजह से क्योंकि इसमें एक सिंपल क्लास पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है? सिंपल क्लास मौजूद होता है। और ये याद रखिएगा कि हर एक क्लास, हर एक जुमला, फर्स्ट टाइम जुमला जो है वो हमारे पास सिंपल सेंटेंस होता है। कोई भी जुमला वो आपका कंप्लेक्स सेंटेंस नहीं बन सकता। कंप्लेक्स सेंटेंस जब बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लास की यानी कंजंक्शन की वजह से कंप्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी जुमला सिंपली अगर जुमला हमारे पास है तो वो सारे के सारे हमारे पास कौन से जुमले होते हैं? सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। दुनिया में कोई भी जुमला आप देखें वो सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन उसके साथ जब क्लॉज लगाया जाता है, उसके साथ जब क्या लगाया जाता है? सॉरी, कंजंक्शन लगाया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन each sentence can convert itself into कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और कंडीशन सेंटेंस। ही याद रखिएगा। तो यहां पे आपको मालूम है कि सिंपल सेंटेंस जो है वो आपके पास क्या है? एक प्रिंसिपल क्लास या सिंपल मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास का हिस्सा होता है। इसका हिस्सा होता है, यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास और जिसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, ओपन क्लास आप इसको कह सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स इसकी कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है? हमें सिंपल सेंटेंस मिलता है। अब नंबर 2, अगर आप बात करें जो नंबर 2 है आपके साथ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल क्लास, नंबर 2 आपके पास है कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात कर ले, कंपाउंड सेंटेंस आपके पास कॉम्बिनेशन होती है सिंपल क्लास, सिंपल क्लास से मुराद मेरा है मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास, प्लस कंजंक्शन प्लस सिंपल क्लास, ठीक है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास जो भी यूनिक सेंटेंस होता है सिंपल क्लास के, देखिए सिंपल क्लास के बाद, हां ये याद रखिएगा, सिंपल क्लास प्लस अदर वर्ड प्लस कंजंक्शन प्लस सिंपल क्लास प्लस अदर वर्ड, याद कीजिएगा। अब किस तरीके से? यानी आपका दो सिंपल सेंटेंस को, यानी दो जुमलों को जब आप मिलाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जब आप मिलाते हैं, यानी आप सिंपल क्लास से मुराद यानी सिंपल सेंटेंस इसके साथ कंजंक्शन लग जाए, लेकिन कौन सा कंजंक्शन लग जाए? इसके साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग जाए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए देंगे, इसको कोऑर्डिनेट होती है प्लस सिंपल सेंटेंस। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है मुरक्कब, यानी दो जुमलों के मुरक्कब को मुरक्कबी सेंटेंस कहलाता है। यानी मुरक्कबी सेंटेंस आपको ये एक मुरक्कब बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाए दो जुमलों का, सिंपल सेंटेंस का। अब आप ये देख लीजिएगा, इसको मजीद में करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मजीद, मेरे पास जगह नहीं है, फिर आपको बताता हूं। अब देखिएगा कि जो भी आपके पास यहां पे हमने बात की थी कि एक सिंपल सेंटेंस जो है, एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल क्लास प्लस अदर वर्ड्स। आप लिख सकते हैं यहां पे कि मैं कहता हूं कि भाई इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अदर वर्ड। इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अदर वर्ड्स क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है, जिसकी मिसाल मैं कुछ यूं दे दूं कि भाई ही प्लेज अगेन, ये एक सिंपल जुमला है, ठीक है। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंस की, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
दो सिंपल सेंटेंसों को जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ मिलाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। आप ये लिख सकते हैं कि भाई सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस कंबाइन together with the help of coordinate conjunction, with the help of coordinate conjunction। अब यहां पे देखिए इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सीसी से मुराद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। अब किस तरीके से देख लीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा, अब सर यहां पे सवाल हो रहा है कि सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब देखिए कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन कहलाता है जॉइनिंग वर्ड्स को, जॉइनिंग वर्ड्स। आपके पास जितनी भी जॉइनिंग वर्ड्स है वो कंजंक्शन कहलाता है। लेकिन ऐसे जॉइनिंग वर्ड जो कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल की जा सके, कोऑर्डिनेशन को जाहिर कर सके। अब कोऑर्डिनेशन को जाहिर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास सबसे पहले और है, ठीक है, और दूसरा जो है एंड, नंबर थर्ड जो है नॉर, नंबर फोर जो है बट, एंड नंबर 5 और नंबर 6 येट, एंड नंबर 7 जो है वो आपके पास है सो ये आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। ये सारे के सारे टोटल 7 जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। अब देख लीजिएगा इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप लेके तो इसको लोग कहते हैं फैन बोआइज, ठीक है ना, इसका शॉर्ट सीखने के लिए फैन बोआइज। अब ये फैन बोआइज यानी एफ से फॉर, ए से एंड, एम से नॉर, बी से बट, आर से आर, वाई से इट एंड एस से सो। तो ये फैन बोआइज की बात हो रही है। तो ये आपके पास फैन बोआइज से बनी हुई ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाते हैं। अब जरा देख लीजिएगा यहां पे मैं लिखता हूं कि भाई ही went to school, he went to school and takes admission, अब वो स्कूल गया, सॉरी, and took admission, वो स्कूल गया और उसने एडमिशन लिया, वो स्कूल गया और उसने एडमिशन लिया। अब जरा देखिए बात किसके बारे में हो रही है, ही के बारे में हो रही है। अब ये सारी की सारी बात जो है ये ही के बारे में हो रही है। अब जरा देख लीजिएगा ही वेंट टू स्कूल, एक देखिए अगर आप यहां पे लिखें ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ही और वाज, यानी ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये आपका एक वर्ब है, तो सर ये एक क्या बना, ये एक क्लास बना, ठीक है, और ये क्या है, प्लस अदर वर्ड है। तो आपने कहा सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड जब मिल जाए तो ये आपके पास एक क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने कहा कि भाई ये ही है तो उसके लिए मैंने लिखा कि he took an admission, he took admission आता है, ठीक है, he took
एडमिशन। ही टुक एडमिशन। अब ये देख लीजिएगा, मैंने कहा फिर ये क्या है, आपने कहा सर यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैंने कहा हाँ, तो आपने कहा सर ये फिर है और प्लस ये अदर वर्ड और फिर ये एक सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा वेरी गुड। आप मैंने कहा कि यहां पे ये एक हुआ यहां से यहां तक और ये एक सिंपल यहां पे भी ही है, ये सेंटेंस हुआ, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, एंड है। तो एंड हमारे पास क्या है, एक ऐड किया गया हमने, जब ऐड हमने ऐड किया तो मैंने ऐड क्या है, तो आपने कहा सर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो मैंने कहा क्या बना, आपने कहा सर सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस कंबाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ये क्या बना, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए इसको लोग क्या कहते हैं कि भाई इस कंपाउंड सेंटेंस जो है ना वो मिलते हैं, उसमें दो क्लास पाए जाते हैं। दो क्लास कैसे पाए जाते हैं, अब सर देखिए ये भी सिंपल है ये भी सिंपल है, लेकिन अगर मैं देखूं कि एंड मैंने लिखा कि ही टुक एडमिशन, ही टुक एडमिशन, ही टुक एडमिशन, अगर मैं बात करूं तो ही टुक एडमिशन के बारे में मैं यहां पे लिखूं तो ये आपके पास क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसके साथ मैंने एंड लिखा, एंड को जोड़ा तो सिंपल यानी इंडिपेंडेंट क्लास था। ये क्या था, इंडिपेंडेंट क्लास था। इसके साथ जो ही मैंने एंड को जोड़ा तो ये क्या बना, ये सारा के सारा डिपेंडेंट क्लास बन गया, डिपेंडेंट क्लास बन गया। अब ये डिपेंडेंट क्लास से क्या मुराद है, डिपेंडेंट क्लास से मुराद यहां से यहां तक नहीं है, ये इसी वजह से इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं क्योंकि ही सब्जेक्ट है प्लस टुक वर्ब है। तो ये इसी सेंटेंस के बारे में, ये एक क्या है, ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इस डिपेंडेंट सेंटेंस में क्या पाया जाएगा, डिपेंडेंट क्लास मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब यहां पे देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपके पास जो सेंटेंस है ये आपका एक सिंपल यानी इंडिपेंडेंट है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर क्लास भी कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट क्लास होगा। और ये आपके पास क्या है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। डिपेंडेंट क्यों है, इस वजह से क्योंकि ये डिपेंड करता है पहले जुमले पे, सिंपल पे। तो डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर फिर क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लास होता है। तो इस वजह से इसमें लोग यानी किताबों में लिखा जाता है कि भाई ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। याद रखिएगा, यानी डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि भाई ये जुमला अभी क्या है, जुमला आपके पास इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर इंडिपेंडेंट क्लास होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लास होगा। लाजमी बात है कि मेरे घर में मेरे ही बच्चे रहेंगे और दूसरे घर में दूसरे बच्चे रहेंगे। तो इसके बुनियादी पार्ट्स जो है यानी मेरे जिस्म की जो पार्ट है वो मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाएंगे। अगर मैं कहूं कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, और मैं कहूं कि ये हाथ जो है ये मेरी बॉडी में नहीं है, तो ये कोई बेवकूफी वाली हरकत है। ये हाथ मेरी बॉडी का है, तो इस वजह से डिपेंडेंट क्लास एज फाउंड इन द डिपेंडेंट सेंटेंस, गॉट इट। तो डिपेंडेंट क्लास जो है वो पाया जाता है किसमें, डिपेंडेंट सेंटेंस में, और इंडिपेंडेंट क्लास पाया जाता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस में। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। तो ये थे आपकी कंपाउंड सेंटेंस। अब देख लीजिएगा नंबर 2, नंबर 3। अगर नंबर 3 में बात करूं, ठीक है, नंबर 3 अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने पढ़ा डिपेंडेंट क्लास के बारे में, डिपेंडेंट सेंटेंस के बारे में, सॉरी सिंपल सेंटेंस के बारे में, फिर कंपाउंड सेंटेंस और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। अब जरा देख लीजिएगा नंबर 3 जो हमारे पास है, सबसे पहले क्या था, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसकी कॉम्बिनेशन थी, सिंपल क्लास, ठीक है, प्लस
अदर वर्ड्स। और नंबर 2 ये प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2 जो मैंने बात की वो क्या था, कंपाउंड सेंटेंस था। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस। अब जरा देख लीजिएगा सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या होता है, इसको स्ट्रक्चर को अगर मजीद आप कर लें, सिंपल सेंटेंस के अंदर एक चीज तो होता है सिंपल क्लास, एक सिंपल क्लास होता है। सिंपल क्लास के साथ फिर क्या है, अदर वर्ड्स है, ये अदर वर्ड्स है, प्लस आपने क्या करना है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्लस फिर से आपने इसको सिंपल क्लास कर लेना है, और प्लस यहां पे क्या आता है अदर वर्ड। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर बनता है किस चीज का, सिंपल क्लास यानी कंपाउंड सेंटेंस का। कंपाउंड सेंटेंस, अब ये सिंपल क्लास प्लस अदर वर्ड्स इससे बनता है सिंपल सेंटेंस, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन फिर से सिंपल क्लास। और ये अब नंबर थर्ड अगर मैं बात करूं, नंबर थर्ड आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अब लाजमी बात है कि नाम से यदि ऐसा सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड which can find such like a complicated, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा यानी इसमें और कोई मुश्किलात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जरा देख लीजिएगा आप इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, लाजमी है कि कॉम्प्लेक्स है, ये भी हमारे पास सिंपल सेंटेंस। अब देखें सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस की क्या है, कॉम्बिनेशन है। सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस, यानी आप यूं कह सकते हैं कि भाई हमारे पास सिंपल सेंटेंस से मुराद सिंपल क्लास, यानी आप यहां पे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अदर वर्ड प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अदर वर्ड। तो इसकी कॉम्बिनेशन से अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब जरा देख लीजिएगा इसकी तारीफ मिसाल क्या है। अब जरा देखिए इसका मिसाल कुछ यूं है, मैंने यहां पे लिखा था कि भाई ही, यहां पे मैं लिखता हूं कि आई वेंट देयर एंड met with him, I went there and met with him। अब अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एक क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक वर्ब है, ये क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। तो ये एक क्या बना, एक सिंपल सेंटेंस बना। ये क्या बना, सिंपल सेंटेंस बना। अब फिर यहां से लेकर यहां तक ये एक सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है। अब इसके दरमियान में ये एंड जो है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस क्या बना, ये तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर मैं यहां पे यू लिखूं, इस एग्जांपल को मैं यहां पे यू लिखूं, मैं लिखूं कि आई वेंट देयर when she was waiting, I went there when she was waiting, got it। अब जरा देख लीजिएगा
when she was watching it home. Got it? She was watching it home. अब यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये फिर वर्ब है, ये फिर अदर वर्ड है। ये आपके पास फिर से एक सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक वर्ब है, और ये अदर वर्ड है। ये फिर से आपके पास एक क्या बना, सिंपल सेंटेंस बना, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, ये एम व्हेन आपके पास सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इट मींस कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन, ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब नंबर 4 जो आपके पास मौजूद है, वो क्या होता है, वो होता है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस। अब देखिए, combination of all sentences, combination of all kind of sentences, combination of simple sentence plus combination of simple sentence and complex sentence. Got it? Combination of simple sentence and complex sentence, या यूं पे कह सकते हैं कि combination of simple sentence, complex sentence and compound sentence are called complex sentence। यानी इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपके पास 3 सिंपल सेंटेंसेस होती है। सिंपल सेंटेंस 3 सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सिंपल सेंटेंस। अब जरा देखिए, यहां पे मैं इसका मिसाल दे दूं कि आई वेंट देयर एंड met with her when she was wetting it home। ये मैंने एक जुमला लिखा। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, सिंपल सेंटेंस एंड इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। I met with her, this is also the simple sentence, when is a subordinate conjunction, she was waiting, this is also the simple sentences। so इन तीनों की कॉम्बिनेशन को, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिक्स्ड सेंटेंस। ये हमारे पास क्या है, एक मिक्स्ड सेंटेंस है। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और कंपाउंड सेंटेंस की बात कर ली, तो हमने इसमें जाना कि भाई हमारे पास क्लास क्या होते हैं, ठीक है, फ्रेज भी हमने जाना, सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी हमने जाना। आज के बाद आपको अगर कोई कहे कि गो क्या है, तो आप कहे कि गो हमारे पास एक वर्ब है। समझ आ रही है, गो एक क्या है, एक वर्ब है, गो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि यू गो क्या है, ठीक है, अगर मुझे कोई कहे कि गो क्या है, तो लाजमी बात है, कोई मुझे बोले कि गो, ये मैंने क्या बोला, मैं कहूंगा आपने क्लास का इस्तेमाल की, किसका इस्तेमाल की, क्लास का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि गो, भाई यू गो, आपने मुझे तो कहा, सब्जेक्ट तो इसमें इस्तेमाल है, पैसिव है, लेकिन इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, तो ये एक क्लास है। गो एक क्लास है, इट इज नॉट अ सेंटेंस, बट पीपल कैन से दैट इट इज अ सेंटेंस। इट इज नॉट अ सेंटेंस। गो, वॉक, रीड, स्पीक एक्सेट्रा, दिस कैन नॉट अ सेंटेंसेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, सॉरी कंपाउंड तो हम, इंपेरेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, तो ये सारे के सारे पे मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके और एक ऑथेंटिकल नॉलेज उसको मिल सके। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो होगी वो आपकी कंडीशन सेंटेंसेस पे होगी। कंडीशन सेंटेंस हम कैसे कह सकते हैं, कंडीशन सेंटेंस में हमें क्या जाना है। कंडीशन सेंटेंस में बहुत ही बेहतरीन किस्म की मैं आपको देने वाला हूं। उसमें हमने फ्यूचर्स को एक कंडीशन, फ्यूचर हमारे पास एक कंडीशन है, ठीक है, वो हमारे पास एक एजम्पशन है, उसको हम प्रॉपर एजम्पशन के तरीके से देखेंगे
तो तब तक इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो तब तक इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।